तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली, तो आज एक वीडियो बना रहे हैं हम BS6 के बारे में कि BS6 क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है और मतलब ये जो बाइक्स हैं इतनी महंगी क्यों हैं, इसके पीछे सारे कारण डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और आप देखते रहिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन के द्वारा जल्दी से जल्दी मिल सके। तो यार सबसे पहले डिस्कस करते हैं BS6 है क्या। BS6 एक फ्यूल नॉर्म है जिसको भारत स्टेज 6 के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है BS4 के कंपेयर में जो कार्बन एमिशन है और जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक गैसें हैं जो कि बाइक को चलाते टाइम पे, बाइक के किसी भी व्हीकल को चलाते टाइम पे जो डिस्चार्ज होती है उससे उसके एग्जॉस्ट के द्वारा, उनको कम से कम किया गया है, मिनिमाइज किया गया है। अभी के लिए जितना कम किया जा सकता है उतना कम किया गया है और इससे आगे जितनी कम की जाएंगी वो अगले BS नॉर्म्स में आएंगी। अभी के लिए ये कितना है कितना नहीं है ये आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं कि BS6 में कितना अंतर है BS4 के कंपेयर में। और आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो अगर मुझे कोई लिंक मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब बातें करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो BS6 में बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे मेरे हिसाब से। देखो सबसे पहले तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें जो कार्बन एमिशन है और जो जितनी भी हानिकारक गैस हैं जो कि एग्जॉस्ट से निकलती हैं उनको मिनिमाइज़ किया गया है। तो हमारे हेल्थ के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें साथ साथ ABS 150 cc से ऊपर की बाइकों में कंपलसरी कर दिया है। तो ये एक और अच्छी बात मुझे लगी कि ये एक सेफ्टी फीचर है। मतलब ओवरऑल ये हमारे लिए दो तरीके से तो अभी तक बेनिफिशियल हो गया है और अभी आगे मैं आपको और भी बताता हूँ। तीसरा है फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स। मतलब जितनी भी बाइकें हैं ज़्यादातर कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, फ्यूल इंजेक्टेड हो चुकी हैं। इवन जो 100 cc की जो एक्सेल सुपर बिक्की आती है वो भी फ्यूल इंजेक्टेड हो गई है आज की तारीख में देखा जाए तो। पर कुछ एक बाइक हैं जैसे कि बजाज की प्लेटिना है और एक दो बाइक्स और हैं जो कि अभी फ्यूल इंजेक्टेड नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनमें कंप्यूटराइज कार्बोरेटर का यूज़ किया गया है जिससे कि कार्बन के जो एमिशन के जो नॉर्म्स हैं वो ना टूटें और गवर्नमेंट्स के रूल पे बाइक खरी उतरे, जिससे कि पास हो जाए RTO पे जाके। जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि आप जो है आजकल जैसा देख रहे हो कि आजकल ठंडियों के दिन है तो कार्बोरेटेड बाइक जितनी भी थी उनको स्टार्ट करने में काफ़ी इशू होते थे। कुछ एक बाइक एक बार में स्टार्ट नहीं होती थी, सेल्फ लगाते लगाते बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती थी कुछ बाइक्स की। तो वो इशू भी ख़त्म हो गया है क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड में सारा जो कंट्रोल है वो कंप्यूटर के हाथ में रहता है, ECU के हाथ में रहता है। तो जो ECU है वो अपने अकॉर्डिंग बाइक के इंजन को एक सेल्फ में स्टार्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको जो उसकी जो आइडल स्पीड है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर उसको ज़्यादा ठंडा इंजन लग रहा है ECU को तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ी देर उसको हाई RPM पे रेफ करता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल RPM पे, आइडल RPM पे ले आता है। जो अगला बेनिफिट है वो है ये है कि AHO कंपलसरी है सारी बाइक्स के लिए, ये BS4 से ही है। लेकिन AHO काफ़ी अच्छा फीचर है पर इससे कुछ एक नुकसान भी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एक लोग क्या करते हैं कि जो डिपर है डिपर को ऑन ना करके अपर में ही बाइक को ऑन छोड़ देते हैं और बाइक की जो हेडलाइट है वो ऑफ तो होती नहीं है, लेकिन इससे सामने वाले बंदे को बड़ा ही इशू होता है। जो बाइक और कार वगैरह जो भी चलाते हैं उससे काफ़ी बड़ा इशू होता है सामने वाले बंदे को, जो सामने से ड्राइव कर रहा होता है तो उसकी आंखों पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है जिससे कि उसे विजिबिलिटी में थोड़ा इशू हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो एक बार चेक कर लिया करो बाइक को सुबह निकलने से पहले कि हमारी बाइक का अपर ऑन है या डिपर ऑन है। और जो फ़ायदे हैं वो हैं जैसे कि 150 cc से नीचे की जितनी भी बाइक्स हैं उसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जिससे कि आपकी जो बाइक है रुकने में काफ़ी इजी हो जाती है और एक सर्टेन दूरी से पहले ही आप जो मतलब टारगेट करते हो उससे पहले ही लगभग रुक जाती है। और जो बेनिफिट है वो है कि इंजन की जो साउंड है, मतलब जो इंजन का नॉर्मल सा साउंड है वो काफ़ी रिफाइन किया गया है। मतलब इतना रिफाइन कर दिया है कि आपके बराबर में बाइक अगर स्टार्ट खड़ी है तो आपको शायद पता भी ना लगे कि ये बाइक स्टार्ट है या मतलब इसका इंजन स्टॉप कंडीशन में है, स्टार्ट पोजीशन में, ये आपको पता भी नहीं लगेगा कुछ बाइक्स के लिए। जैसे कि मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो ये हो जाएगा कि जो बाइक्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बोल रहा है और जो जिनके नाम नहीं लिए उनके लिए गलत पड़ेगा। तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल में। और जो नेक्स्ट फ़ायदा है और जो मेन है वो है कि फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो गई है बाइक्स की। मतलब जो फ्यूल है
वो काफ़ी कम फ्यूल में काफ़ी लंबे किलोमीटर्स तक बाइक जा रही है। जो एवरेज है वो काफ़ी बढ़ गया है बाइक्स का उनका। जितनी भी BS6 बाइक है उनका एवरेज BS4 के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने होंडा की वेबसाइट पे देखा था, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने अनाउंस किया है कि जो एक्टिवा है उसका जो एवरेज है वो पुराने एक्टिवा से ज़्यादा है। ऐसे ही साइन SP और भी काफ़ी बाइक्स के लिए उन्होंने बोला है वहाँ पे। एक और बेनिफिट आपको बताऊं कि जितनी भी बाइक्स हैं सब में बैटरी कंपलसरी हो गई है, क्योंकि बिना कंप्यूटर बिना उसके बैटरी ये काम नहीं कर सकता। उससे पहले काम करेगा ही नहीं। जब तक उसके बाइक में बैटरी नहीं होगी तो उससे पहले कंप्यूटर काम नहीं करेगा और बाइक शायद स्टार्ट हो ना हो, ये भी कोई गारंटीड नहीं है। इस वजह से जितनी भी बाइक्स हैं छोटी से लेके बड़ी तक सब में बैटरी कंपलसरी है अब तो। पहले शायद मेरे हिसाब से कुछ एक छोटी छोटी जो बिक्कियाँ थी या मतलब छोटी बाइक्स थी उनमें बैटरी नहीं आती थी BS3 तक, लेकिन 4 के बाद से मोस्टली सब में बैटरी कंपलसरी है। लेकिन फिर भी 4 में भी कुछ एक नहीं थी जिनमें बैटरी नहीं थी मेरे हिसाब से तो, और मुझे पता नहीं है पक्का। आपको अगर कुछ ऐसा पता है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक बाइक्स ऐसी हैं जिनके जो HP इंजन के और जो टॉर्क है वो काफ़ी बढ़ाया गया है उसी CC पे। मतलब जैसे कि 100 CC की बाइक है तो 100 CC में ही उसके इंजन को इतना रिफाइन कर दिया गया है कि उसके HP और जो उसके न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है उतने ही CC में। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि इंजन की पावर एनहेंस हो गई है, लेकिन कुछ एक के लिए कम भी की गई है थोड़ी बहुत। तो वो भी एक साइड इफेक्ट है इसका BS6 का। तो अभी तक तो कि हमने मोस्टली जितने भी बेनिफिट्स हैं उसकी बात। अब आते हैं थोड़े से इसके मतलब जो हमारे हानियाँ हैं, जो नुकसान है उनके ऊपर बात करते हैं। तो पहला जो नुकसान है वो है, आपको बता दूं कि आपको इस बाइक में मिनिमम 1.5 या 2 लीटर पेट्रोल आपको BS6 बाइक में रखना ही होगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो बाइक है वो फ्यूल इंजेक्टेड है। मोस्टली जो बाइक है वो फ्यूल इंजेक्टेड ही है, और फ्यूल इंजेक्टेड बाइक जो है पंप से काम करती है। जो फ्यूल पंप होती है उसको एटलीस्ट 1.5 लीटर पेट्रोल चाहिए ही होता है फ्यूल को आगे पंप करने के लिए, प्रेशराइज बनाने के लिए, जिससे कि उसको कोई मतलब ऐसा ना हो कि उसमें एयर चली जाए और आपकी बाइक चलते चलते बंद हो जाए। तो आपके लिए एक मतलब जो बुरी बात है यही है कि आपको एटलीस्ट 1.5 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में रखना ही होगा। जैसे ही कुछ लोग पहले क्या करते थे कि 50-60 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया और बाइक को एक राउंड लगा के ले आए और फिर उसके बाद बाइक खड़ी कर दिया आराम से। तो अब वो नहीं होगा। अगर आपकी बाइक में मिनिमम 2 लीटर पेट्रोल है तो ही आप उसको निकालने की सोचें, क्योंकि अगर फ्यूल पंप को जरा भी एयर चली गई फ्यूल पंप में तो आपकी बाइक में बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपको बता दूं, अगर फ्यूल इंजेक्टर में जो है एयर चली जाती है और वो फ्री काम करता है, मतलब बिना फ्यूल के काम करता है ज़्यादा टाइम तक, तो वो ख़राब हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है, सुना है, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। और अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे बता सकते हैं। फ्यूल पंप में अगर एयर चली जाती है तो उसको निकालना थोड़ा टिपिकल होता है, ऐसा भी मुझे पता है। कहीं तक ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर जितने ही मैंने इंटरनेट पे पढ़े हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पर्सनल इसमें कुछ एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बता भी दूंगा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या नहीं है। इसके अलावा आप बाइक से स्टंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली बाइक्स में कंबाइंड ब्रेकिंग और जो है ABS कंपलसरी कर दिया है। तो ABS की वजह से आप इस पर स्टंट नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट फ्रंट व्हील से रिलेटेड स्टंट तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि फ्रंट व्हील में तो ABS कंपलसरी कर दिया है। और इस वजह से आपकी जो बाइक्स हैं फ़िलहाल में स्टंट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हो तो अपनी रिस्क पे करना, क्योंकि ABS के साथ स्टंट करना एक बहुत ही टिपिकल बात होगी मेरे हिसाब से तो। और जो बड़े बड़े स्टंट करने वाले हैं उनके लिए शायद हो सकता है ईजी हो, पर मैंने तो आज तक कभी CBR पे भी स्टंट नहीं किए। इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ABS है, इस वजह से मैंने कभी कोई कोशिश भी नहीं की। और दूसरा, इस पर थोड़ा करना टिपिकल भी है, क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी है नहीं कि मैं इसके वेट को एक तौर पे बैलेंस कर सकूं। और जो अगला नुकसान है वो ये है कि आप जो अपने अकॉर्डिंग बाइक की परफॉर्मेंस को चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो सेम रहेगी, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, चाहे हॉट टेम्परेचर हो, चाहे कूल टेम्परेचर हो, चाहे नॉर्मल हो, ऐसा भी हो, उसके अकॉर्डिंग आप जो है चाहो कि कार्बोरेटर की सेटिंग को चेंज करके, जैसे कि हम BS4 बाइक्स में कर लेते थे, उसको चेंज करके कि उसमें थोड़ा ऑयल मतलब पेट्रोल का मिक्सचर बढ़ा दिया और एयर का कम कर दिया। तो ऐसे करके हम अब नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। ये मतलब अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो फ्यूल से रिलेटेड सिस्टम है
उसको एक ECU कंट्रोल कर रहा है, तो इस वजह से आप उसमें ECU में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट कंपनी की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग। तो जो अगला नुकसान है वो ये है कि अगर आपकी बाइक कहीं भी एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ भी ऐसा कारण बन जाता है जिससे कि फ्यूल सिस्टम में कोई इशू आ गया है, तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जो फ्यूल सिस्टम है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज है और कंप्यूटराइज होने के साथ साथ उसमें एक ECU भी है। तो ECU की वजह से आपको ECU की कॉस्ट काफ़ी मतलब महंगी पड़ सकती है अगर ECU में कोई इशू हो गया है, खासतौर पे वायरिंग वगैरह अगर कहीं पे शॉर्ट या ब्रेक हो जाती है तो इस वजह से ECU में इशू हो जाते हैं कभी कभी। तो इस वजह से आपको इसकी जो सर्विस कॉस्ट है एक्सीडेंटल टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है कंपेयर टू BS4 बाइक्स के। अगला जो नुकसान ये है कि आपकी बाइक में कोई रिजर्व नहीं होता है, आपकी बाइक केवल ऑन में ही चलती है, हमेशा मैन से ही कंट्रोल, मतलब जो रिजर्व टैंक होता है, रिजर्व टैंक का सिस्टम ख़त्म हो गया है। बस आप फ्यूल इंडिकेटर में देख के पता लगा सकते हैं कि फ्यूल कितना बचा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेट्रोल फिल करना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपकी बाइक में एटलीस्ट 1 या 2 लीटर पेट्रोल होना कंपलसरी है हर समय। मतलब आप अगर बाइक कहीं नहीं भी ले जा रहे हैं तो भी उसमें 1 या 1.5 लीटर पेट्रोल तो एटलीस्ट रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर बाय द वे आपको अर्जेंटली बाइक कहीं ले जानी पड़ गई और आपको आसपास पेट्रोल नहीं मिला और अगर आपकी फ्यूल पंप में एयर चली गई कैसे भी, तो उसको निकालना टिपिकल हो सकता है थोड़ा बहुत, और उसके लिए हो सकता है आपको सर्विस सेंटर भी विजिट करना पड़े, क्योंकि कुछ एक बाइक्स ऐसी हैं, कुछ एक क्या मतलब मेरे हिसाब से 150 सीसी के आसपास की जितनी बाइक हैं उनमें ज़्यादातर में एक्सटर्नल फ्यूल पंप है, ना कि इंटरनल। जैसे कि CBR 250R में आती है, इसमें इंटरनल फ्यूल पंप आती है जो कि टैंक के अंदर लगी रहती है, और एक्सटर्नल फ्यूल पंप अभी जो आ रही है वो फिलहाल में जो एक्स ब्लेड है उसमें मैंने देखी है, यूनिकॉर्न है उसमें मैंने देखी है, और भी काफ़ी सारी बाइक्स हैं जिनमें मैंने एक्सटर्नल फ्यूल पंप देखी है। तो आपको इस वजह से अगर एक्सटर्नल फ्यूल पंप में एयर चली जाती है तो वो निकालना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन इंटरनल में चली जाती है तो वो ईजिली निकल भी जाती है, क्योंकि इंटरनल वाली डायरेक्ट टैंक से कनेक्ट होती है और एक्सटर्नल वाली पाइप के माध्यम से अलग से पहले टैंक से एक पाइप जाता है फ्यूल पंप तक और फ्यूल पंप से फिर इंजेक्टर तक के लिए एक पाइप जाता है। तो इन 2 पाइप्स में अगर एयर चली जाती है तो वो थोड़ा टिपिकल हो सकता है निकालना, और हो सकता है आपकी फ्यूल पंप भी पंप करते करते उसके जो पिस्टन वगैरह हैं या जो भी हैं जो सिस्टम से वो चलती है वो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, या आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपको जो है काफ़ी सेफ्टी से यूज़ करनी होगी ये बाइक BS6 वाली जितनी भी हैं, जिससे कि आपकी बाइक में कोई इशू ना हो। अगर इशू बनता है तो काफ़ी महंगी आपको सर्विस कॉस्ट पड़ सकती है इसकी। ये हुए मेन नुकसान, जितनी भी मेन नुकसान है मतलब जो कि आपकी पॉकेट पे थोड़े इम्पैक्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ये तो ही उनकी जो जानकारी थी वो, और इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 150 या उससे ऊपर की सीसी की सभी बाइक्स में ABS कंपलसरी कर दिया है। तो फिलहाल के लिए अगर आपकी बाइक की डिस्क के साथ कोई भी इशू होता है, जैसे कि अगर आपकी डिस्क जो है थोड़ी सी भी बैंड होती है, थोड़ी सी भी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आपकी बाइक को चलाना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, आपका ABS सही से काम नहीं करेगा और उसके लिए आपको हो सकता है डिस्क ही रिप्लेस करानी पड़ जाए। अगर ज़्यादा बैंड हो गई है तो एक्सीडेंट से बच के रहें, कोशिश करें कि एक्सीडेंट ना हो, खासतौर पे कोई डिस्क पे चोट ना मारे, फ्रंट वाली पे एटलीस्ट, क्योंकि अगर फ्रंट वाली डिस्क पे चोट पड़ती है तो वो मोस्टली बैंड हो ही जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि फ्रंट वाली डिस्क मजबूत तो होती है लेकिन बड़ी होती है, बड़ी होने के साथ साथ उसका जो डायमीटर है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इस वजह से उस पर अगर थोड़ी सी भी चोट पड़ती है कहीं भी, जैसे यहाँ पे, तो ये बैंड हो जाएगी थोड़ी बहुत। और इसके अलावा ये है कि जैसे कि हम पुरानी बाइक्स जितनी भी थी, जैसे कि पल्सर थी, पल्सर में हम क्या करते थे कि उसकी जो CDI है वो चेंज कर देते थे रेसिंग CDI के साथ, और उससे उसकी स्पीड एनहेंस हो जाती थी कार्बोरेटेड बाइक में ही। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है पूरी तरह से फ्यूल इंजेक्टेड हो चुकी है, तो अब जो कोई भी चेंज होंगे वो सारे ECU के माध्यम से होंगे, और ECU को रीप्रोग्राम करना वो केवल सर्विस सेंटर ही कर सकता है। और मेरे हिसाब से सर्विस सेंटर अपनी बाइक्स के फ्यूल नॉर्म्स नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर जो है पावर बढ़ानी है तो थोड़े बहुत फ्यूल में भी चेंज करने पड़ेंगे, और फ्यूल की सप्लाई में अगर चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कार्बन के जो नॉर्म्स हैं, BS6 के जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगे। तो इस वजह से ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, और अगर आपकी कोई जानकारी है सर्विस सेंटर वगैरह में तो आप करवा भी सकते हो, लेकिन अब जनरल बेस पे आप अपने आप से नहीं कर सकते हो इसको। मतलब ओवरऑल वही बात है कि आप परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, परफॉर्मेंस जैसी है वैसी ही रहेगी।
दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि देखो इसमें फ़ायदा क्या क्या है आपको बताता हूँ। इसमें से ना आपका कोई पेट्रोल चोरी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल की टी है वो वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। तो BS6 बाइक से एटलीस्ट आपका पेट्रोल चोरी नहीं हो सकता है, एक तो ये बेनिफिट है, और साथ साथ ABS है तो सेफ्टी फीचर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो कुछ इन्हीं वजहों से इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आपको बता दूं कि फ़िलहाल में जितनी भी BS6 बाइक हैं उनमें ECU आ रहा है मोस्टली, मतलब जितनी भी मैंने अभी तक देखी है मोस्टली में ECU है, कुछ एक को छोड़ के 2-4 मॉडल्स ऐसे हैं जिनमें ECU नहीं है, लेकिन ज़्यादातर में ECU है। तो पहला तो ये कि आपकी जो बाइक है फुल्ली कंप्यूटराइज है, इस वजह से वो जो है कॉस्टली है। और दूसरा ये कि आपकी जो बाइक है वो काफ़ी सेफ्टी फीचर से लेस है, जैसे कि ABS हुआ, कंबाइंड ब्रेकिंग हुई, और यही सारे फीचर हैं जिनकी वजह से आपकी बाइक थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू BS6। पर ये एक्सपेंस आपकी हेल्थ के लिए और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो आपका पेट्रोल चोरी नहीं होगा तो सिंपली आपकी पॉकेट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, कहीं भी आपसे कोई भी एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं लगेगी। और अगर आपकी बाइक एक और बेनिफिट है इन बाइक्स में BS6 में, इनकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम मेंटेनेंस पे ये चलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये BS पूरी तरह से कंप्यूटर से कंट्रोल है। तो आपको ज़्यादातर इंडिकेशन कंप्यूटर सिस्टम में ही मिल जाते हैं। जो आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे जो बंदा है कंप्यूटर कनेक्ट करके इससे पता लगा सकता है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है, तो वो ईजिली एक बार में ही सारे फॉल्ट दूर कर सकता है, ना कि पहले की तरह BS4 में जैसे कि कोई फॉल्ट हुआ तो पूरे के पूरे सिस्टम को चेक करने की बजाय इंजन विंजन में सारी जगह चेक करते हैं। तो अब जो है कंप्यूटर अपने आप बता देता है कि कहाँ पे कौन सा फॉल्ट है। तो बस ये आपके बेनिफिट है। मोस्टली यही अच्छाइयाँ और यही बुराइयाँ हैं BS6 की। बाकी आपके नज़र में कुछ और हैं इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है पूरी तरह से। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो सिंपली इसको लाइक करना, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन साथ साथ रीज़न ज़रूर दे देना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके कोई भी लाइव क्वेश्चन है जिनका आप आंसर लाइव चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेंजर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में कुछ एक नॉलेज पहले से ही मिल जाए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आपके ऊपर है, लाइक या डिसलाइक करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कुछ वीडियोस मैं मोस्टली हर वीक पे लाता रहूँगा। महीने में 2-3 वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। और बस यही है आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।